नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें इस बुलेटिन में। सबसे पहले बात किसानों के प्रदर्शन की। जी हां, कृषि कानून के खिलाफ आज से किसान जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस से बातचीत के बाद उन्हें जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत मिल गई है। वहां किसान संसद बनाकर प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं और आज से इसकी शुरुआत है। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक किसान यहां पर अपना संसद लगाएंगे। आपको हम बता दें कि लगातार जंतर मंतर पर 200 किसान ही हो सकेंगे शामिल। देखिए, जो नियम बनाए गए हैं उसके मुताबिक कोरोना के मद्देनजर पहले तो इजाजत नहीं मिली थी, लेकिन अब इजाजत मिल गई है। सिंघू बॉर्डर से सुबह 10 बजे किसान रवाना होंगे और 200 किसान से ज्यादा यहां नहीं आ सकते हैं। तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहा संयुक्त किसान मोर्चा आज से दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद का आयोजन करेगा। इस किसान संसद की इजाजत कोविड शर्तों के साथ मिली है। किसानों के मुद्दे पर सरकार से दो हाथ का नया राउंड शुरू हो रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर संघर्ष समिति आज से संसद सत्र चलने तक दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जा रही है। इस कवायद का नाम प्रदर्शनकारी संगठनों की ओर से रखा गया है, किसान संसद। डीडीएमए से मिली इजाजत के मुताबिक अधिकतम 200 की संख्या में दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से जंतर मंतर आकर प्रदर्शनकारी अपनी किसान संसद चलाएंगे। आज से 9 अगस्त तक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक किसानों का मोर्चा जंतर मंतर पर डटा रहेगा। सिंघू बॉर्डर पर इकट्ठा होकर किसान एक साथ लगभग 5 बसों में भरकर जंतर मंतर की तरफ सुबह 10 बजे रवाना होंगे। सिंघू बॉर्डर के अलावा किसी और बॉर्डर से किसानों का कोई भी जत्था जंतर मंतर की ओर नहीं जाएगा। इस प्रदर्शन में शामिल लगभग 40 संगठनों के 5-5 किसान अपने प्रदर्शन में हर रोज शामिल होंगे और उन्हीं 5 किसानों में से एक को मॉनिटर बनाया जाएगा और किसी भी गड़बड़ी की परिस्थिति में उसे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 200 लोग जाएंगे, उनको आइडेंटिफाई करके हम लेके जाएंगे। पिछला जो एपिसोड था, जिस ट्रैप में हम फंसे थे, उस ट्रैप को अवॉइड करने के लिए कोई गलत तत्व हमारे मोर्चे में शामिल ना हो। एक तो नंबर ऑफ फार्मर्स को हमने सीमित रखा और आइडेंटिफाई करके हर संगठन का एक कोटा तय कर दिया। उस कोटे के हिसाब से सूची मंगा ली गई है। संयुक्त किसान मोर्चा जंतर मंतर पर किसान संसद का आयोजन करेगा, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत संसद घेराव का इरादा रख रहे हैं। परमिशन नहीं मिलेगी तो जाएंगे, जहाँ उनको रोकना होगा वो रोक लेंगे। हम कोई वैसे थोड़ा जा रहे कि चोरी छुपे जा रहे क्यों जा रहे। वही ऐसा भी नियम कर रहे कि 20-20 आदमी को 10-10 आदमी को गाड़ी भेज कर जा रहे, आप वहां पर चले जाओ। तो उस तरह का भी हमारा वो नहीं है। हम जो जा रहे बता कर जा रहे। और लोकतांत्रिक देश में इससे सरलता से आंदोलन करने का कौन सा तरीका है, वो तरीका बता दो। पुलिस किसी भी तरीके से नहीं परमिशन देती है, तब भी आप जाएंगे? और क्या करेंगे, फिर भी नहीं जाने की। पुलिस अगर परमिशन नहीं देंगे तो जाएंगे तो उनको गिरफ्तार करना, गिरफ्तार कर लो, यही तो होता है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार और किसान संगठनों के बीच पिछले साल नवंबर से तनातनी चल रही है। एक बार फिर से किसान संगठनों के तेवर के मद्देनजर अमेरिका ने अपने नागरिकों को सुरक्षा अलर्ट जारी कर संवेदनशील इलाकों में जाने से बचने को कहा है। किसान संगठनों के 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च में दिल्ली में हुए उपद्रव के बाद सतर्कता बढ़ी है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। और बीकेयू नेता राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं, सुनिए। धरना चल रहा, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा। महात्मा गांधी और टिकैत साहब के अनुयायी हैं सब लोग और शांति से अपनी बात सरकार को रखना चाहते हैं हम। जंतर मंतर में भी कुछ पंचायत मीटिंग, हाँ पंचायत होगी जंतर मंतर पे। उसको उस पंचायत को किसान संसद का नाम दिया गया है।
सर कितने बजे आप लोग पहुंचेंगे वहाँ? अभी पहुंच जाएंगे 10 बजे से, 10 साढ़े 10 11 बजे से शुरू होगी और 5 बजे बसेस जाएगा अभी आज 5 जाएंगे। हाँ 5 जाएंगे। और सर और आखिरी सवाल सर, ये जो विप जो अभी पार्लियामेंट में चल रहा है तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहिए? वो तो जनता ने व्हिप जारी करा कि जो भी विपक्ष के सांसद हैं वो पार्लियामेंट छोड़ के बाहर नहीं आएंगे। अपनी बात उनको जनता ने जिस काम के लिए उनको भेजा है अपना पक्ष वहां पर मजबूती से रखोगे, बाहर नहीं आओगे छोड़ के, हताश होकर डर के ना, वहीं रहो अपनी बात को। तो सर आप जंतर मंतर आप लोग पूरा पार्लियामेंट सेशन तक रहेंगे? हाँ पूरा पार्लियामेंट सेशन तक रहेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। चलो करता हूँ। और आपको बता दें कि कल अखिलेश यादव ने मिशन यूपी के लिए अपने अभियान का आगाज कर दिया है। वो रथ यात्रा करते हुए लखनऊ से उन्नाव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए और यूपी सरकार पर निशाना साधा। आज तक संवाददाता समर श्रीवास्तव ने उनसे खास बातचीत की। चुनाव का दौर आपका है, क्यों अहम है ये दौर आपके लिए? ये कार्यक्रम पहले से तय था और हमारी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ताओं ने तय किया कि यहाँ पर एक पुण्यतिथि के आयोजन में माल्यार्पण करने का कार्यक्रम प्रशासन से परमिशन लेकर के किया है और लगातार इसी तरह के कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के चलते रहेंगे। भीड़ जो है वो देखते बन रही है, जितनी बस आगे बढ़ती जा रही है उतने लोग पीछे आते जा रहे हैं। आप जब उतरे तब भी जमावड़ा था, काफी टाइम से विपक्ष सवाल उठा रहा था कि अखिलेश यादव ग्राउंड पर कब आएंगे, और आज आप काफी दिनों बाद मलियाबाद में भी आए थे, पर आज जिस तरह से आप डिस्ट्रिक्ट छोड़कर आए हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं विपक्षों को? समाजवादी पार्टी ने जब कोरोना की दूसरी वेव आने से पहले लगातार 100 विधानसभाओं से ज्यादा की पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ताओं की बैठक की थी और उस समय समाजवादी पार्टी ने हर जिले में जाकर के प्रशिक्षण शिविर चलाए थे। तो ये कई बार लोग भूल जाते हैं कि प्रशिक्षण शिविर हुए थे यहाँ पर। लगातार उस कार्यक्रम को चलाना था क्योंकि कोरोना की सेकंड वेव आ गई जिसकी वजह से हम लोग कार्यक्रम नहीं कर पाए। आने वाले समय में कोविड प्रोटोकॉल्स को मानते हुए जो कार्यक्रम हो सकते हैं वो कार्यक्रम समाजवादी पार्टी करेगी। मनोहर जी एक बड़ा चेहरा थे निषादों में, भाजपा एक तरफ जो है निषाद बोर्ड की तरफ जा रही है, समाजवादी पार्टी आज आप यहाँ पर आए हैं, क्या लगता है निषाद किसके साथ है, बीजेपी या समाजवादी? मनोहर लाल जी और उनका परिवार समाजवादी पार्टी से बहुत शुरुआती दौर से जुड़ा है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा कोशिश की है कि हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलें। वहीं संविधान ने जो हक और सम्मान अधिकार दिए हैं, चाहे वो पिछड़ों को, दलितों को, उन अधिकारों की भी बात हो और उसमें उन्नाव में समाजवादी पार्टी के लोकसभा के सांसद भी रहे, उनके बेटे दीपक, और लगातार समाजवादी पार्टी बड़ी संख्या में यहाँ से विधायक भी जीतती रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने साजिश कर करके, झूठ बोल करके, जनता को गुमराह कर करके मतदान लिया। आज लोकसभा के सांसद, विधायक सब उनके हैं, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरीके से उन्होंने अपने किए हुए वादे भुलाने का काम किया है, जनता आज उनके खिलाफ खड़ी है। मायावती जी ब्राह्मणों के लिए जा रही हैं, अयोध्या से शुरुआत कर रही हैं, समाजवादी पार्टी कैसे दिखती है? बहुजन समाज पार्टी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। महामारी में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों में जंग छिड़ गई है। आखिर क्या है ऑक्सीजन से हुई मौतों को छिपाने का सरकारी घोटाला? आइए देखते हैं। सड़कों पर ऑक्सीजन के लिए दौड़ते भागते लोगों की तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने एक सवाल के जवाब में जो कहा उसने अब सबको हैरान कर दिया। संसद में सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन की किल्लत से दूसरी लहर में एक भी मौत नहीं हुई। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के सवाल के जवाब में राज्यसभा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने लिखित जवाब में कहा, स्वास्थ्य राज्यों का विषय है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मौतों की रिपोर्टिंग की विस्तृत गाइडलाइंस केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी हुई है। इसी आधार पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश केसों और मौतों की जानकारी नियमित तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय को देते हैं। हालांकि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑक्सीजन से कमी से कोई भी मौत रिपोर्ट नहीं की है। सरकार के इस जवाब पर सबसे तीखा हमला सांसद राहुल गांधी ने किया। राहुल ने ट्वीट किया, सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता व सत्य की भारी कमी है, तब भी थी, आज भी है। पूरा विपक्ष अब सरकार को घेर रहा है, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की तैयारी में है और बीजेपी भी कम हमलावर नहीं। उनकी सफाई है कि राज्यों की रिपोर्ट के आधार पर ही केंद्र ने अपनी रिपोर्ट दी, तो राज्य बताएं आखिर उन्होंने सच क्यों छिपाया और आज दोहरे मापदंड क्यों अपना रहे हैं।
जो सरकार अपनी जरा सी भी गलती नहीं मानती, जो सरकार सही आंकड़े नहीं दे सकती, झूठ बोला है उन्होंने सदन में। इस झूठ के खिलाफ कल मैं प्रिविलेज का नोटिस दे रहा हूं। आपने देश के सर्वोच्च सदन को गुमराह किया है, इसका मैं नोटिस दे रहा हूं। तो आप तैयारी क्या करेंगे? अगली जो तीसरी लहर आने की जो आशंका है उसमें क्या करेंगे आप? अगर केंद्र की सरकार टीम भेज दे कि दिल्ली सरकार के पास जाइए और वहां से आंकड़े लेकर आइए, अगर आप टीम भेज दें बंगाल में कि जाइए वहां से आंकड़े लेके आइए, क्योंकि ये तो सही आंकड़े नहीं दे रहे हैं, तो ये लोग सब कहेंगे अच्छा ये तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। एक अच्छी सरकार साफ सुथरी पारदर्शी सरकार होती है जो अपनी गलतियों को स्वीकारे। नहीं था ऑक्सीजन हमारे पास, स्वीकारिए। लेकिन ये जो डिनाई कर रहे हैं ना आप, ये आंकड़े के प्रबंधन से कोरोना प्रबंधन नहीं होगा। आपकी आंखों का पर्दा आपको हटाना होगा। ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण इनकी मृत्यु नहीं हुई है, ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लिखित में अपनी कमेटी की रिपोर्ट को दिल्ली हाई कोर्ट को सबमिट करती है। अरविंद केजरीवाल जी कल आप इस पे सवाल पूछ रहे थे, मनीष सिसोदिया जी पूछ रहे थे। आप बताइए, क्या आपकी सरकार ने जो केंद्र को आंकड़े दिए हैं उसमें से एक भी मरीज की मृत्यु ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण हुआ है, ऐसा लिख के दिया है? उनकी और उनके बाकी बीजेपी नेताओं की आदत है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं तो किसी चीज की जिम्मेदारी लेने की वजह से, कहीं ये समझने की वजह से कि गलती कहां हुई थी, बस झगड़ना शुरू कर देते हैं। केजरीवाल जी को गाली देना शुरू कर देंगे, ममता जी को गाली देना शुरू कर देंगे, नॉन बीजेपी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को गाली देना शुरू कर देंगे। उन्होंने वही किया। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, जिम्मेदारी नहीं ली। इस देश में कितनी मौतें हुई हैं, उसमें से कितनी ऑक्सीजन की वजह से हुई हैं, इसकी जिम्मेदारी भी तो ले केंद्र सरकार। विपक्ष की तरफ से तमाम पार्टियों ने सवाल दागे, जिसमें महाराष्ट्र से शिवसेना से लेकर एनसीपी ने बंदूक तान दी। लगातार ऑक्सीजन नहीं मिलने से प्राइवेट अस्पताल के कर्मचारी अस्पताल छोड़कर भाग गए। कई लाशें वहां नजर आईं। हमें लगता है कि केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि वो जो है वो मेडिकल ऑक्सीजन की नहीं बात कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। मेडिकल ऑक्सीजन की तो हम व्यवस्था कर सकते हैं, उनको पॉलिटिकल ऑक्सीजन जो है वो जिस तरह से वो आज वेंटिलेटर पर उनका राजनीतिक भविष्य दिख रहा है, तो उन्हें लगता है कि हमें पॉलिटिकल ऑक्सीजन भी सरकार ही दे। वो तो नहीं हो सकता। सरकार से हमारा सवाल है कि आप आंकड़ा क्यों छुपा रहे हो? कितने लोग हमसे बिछड़ गए, आप बताइए, सही आंकड़ा बताइए। ऑक्सीजन संकट से मौत पर पल्ला झाड़ने की सियासी होड़ मची हुई है। मिलन शर्मा, जितेंद्र बहादुर सिंह, पंकज जैन और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता दें, आज दोनों ही सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में एक बार फिर ऑक्सीजन किल्लत को लेकर के हंगामा होने के आसार हैं। आपको बता दें, ऑक्सीजन संकट पर आज फिर से हंगामे के आसार है। संसद के दोनों सदनों में हंगामा हो सकता है क्योंकि कांग्रेस आपने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। इसके मद्देनजर आपको हम बता दें, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से जवाब आया था और यह कहा गया था कि राज्य सरकारों की तरफ से एक भी ऑक्सीजन की वजह से रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है मौत को लेकर के, इसके बाद बवाल मच गया और इसके बाद दोनों ही सदनों में आज एक बार फिर हंगामे के आसार है। आप और कांग्रेस का विशेषाधिकार हनन का नोटिस है। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। और अब बात बिहार के उन नागरिकों की जो टैक्स भरते हैं, वोट देते हैं, तब जाकर कहीं पुल बनता है। लेकिन आरोप है कि भ्रष्टाचार की बाढ़ आम आदमी को सुरक्षित आने जाने का रास्ता देने वाले पुल को बहाकर उम्मीदों का कत्ल कर देती है। लेकिन भ्रष्टाचारी कभी पकड़ा नहीं जाता। लोग पलायन 50% से ऊपर लोग गांव छोड़ के बाहर रह रहे हैं। पानी पीने का तकलीफ, खाने का तकलीफ, रहने का तकलीफ नहीं, कोई तो अभी नेता का कोई सहायता अभी हम लोग को मिला है। ये उस दरभंगा की कहानी है जिसके तमाम गांव पिछले 2 हफ्ते से पानी में डूबे हुए हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू भी नहीं रेंग रही। यहाँ हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि यहाँ जीना छोड़िए, मरना भी मुश्किल है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में ये एक बुजुर्ग की शव यात्रा है जिसे जैसे तैसे नाव से शमशान तक पहुंचाया गया। सड़क से शमशान तक पानी में डूब चुका है, इसीलिए बांस का मचान बनाकर मिट्टी की कोठी में शव डाला गया और नाव के सहारे ही घूम घूम कर
मुखाग्नि दी गई। बिहार में जीना हो या फिर मरना, सबका इंतजाम जनता के सिर पर मर दिया गया है। जैसे वही पटना में बैठकर सरकार चला रही हो, लेकिन सरकार के दावों की तरह उसके बनाए पुल भी बाढ़ में दम तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से बागमती में जो बाढ़ की स्थिति है उसके वजह से आप देखिए ये पुल है, ये पुल ढह गया है, ध्वस्त हो गया है। दरभंगा में हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।